ये है आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का कंप्लीट सिलेबस। टॉपिक आपको मालूम है कि किन किन टॉपिक से एग्जामिनर पूछेगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपने किए हुए हैं, उसकी बेसिस पर आज 80 क्वेश्चन आपको मिलने जा रहे हैं। देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन, करो। इन टर्म्स ऑफ निबल्स द साइज ऑफ IPv4 एड्रेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। बताइए, कह रहा है निबल्स के टर्म में IPv4 एड्रेस का जो साइज है वो कितना है। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है ये आप जानते हैं, 32 बिट का। 32 को निबल के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, बस यही आपको करना है। तो आप जानते हैं एक निबल बराबर 4 बिट के होता है, 4 बिट बराबर 1 निबल। तो 1 बिट बराबर क्या होगा, 1/4 निबल। तो IPv4 एड्रेस में कितनी बिट होती हैं, 32 बिट। तो 32 बिट किसके बराबर होगा, 32 डिवाइडेड बाई 4 यानी 8। तो सिंपली आपको क्या करना है इस केस में, IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है और निबल आपकी 4 बिट की होती है। तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, 8 निबल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। कर लिया आपने, 8 निबल इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटिंग इन द नेटवर्क लेयर। बताइए, नेटवर्क लेयर में रूटिंग का प्राथमिक कार्य क्या है। डेटा फ्रेमिंग, एरर करेक्शन, फाइंडिंग द बेस्ट पाथ ऑफ डेटा या फ्लो कंट्रोल। बताइए, हम जानते हैं फ्रेम्स किस में आता है, बिल्कुल सही, डेटा लिंक लेयर में। तो फ्रेम्स नेटवर्क लेयर का पार्ट तो नहीं होगा। एरर करेक्शन ये किस में आता है, डेटा लिंक लेयर में, ये भी नेटवर्क लेयर का पार्ट नहीं होगा। फाइंडिंग द बेस्ट पाथ ऑफ डेटा, सही पाथ डेटा का फाइंड करना, क्या ये नेटवर्क लेयर का काम है, जी हां। पाथ, रूट, ये फाइंड करना नेटवर्क लेयर का पाथ काम होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। फ्लो कंट्रोल करना किसका काम होता है, डेटा लिंक लेयर का। तो ये भी आपका डेटा लिंक लेयर होगा। एक आपका नेटवर्क लेयर है, वो है फाइंडिंग द बेस्ट पाथ ऑफ डेटा। अगर नेटवर्क लेयर की दोस्तों अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि OSI मॉडल में ये तीसरी लेयर होती है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर राउटिंग से रिलेटेड काम करती है, रूट या पाथ से रिलेटेड काम करती है, डिवाइसेस यहां पर काम करेगी राउटर। OSI के किस लेयर में आता है, तो आंसर है 3rd लेयर में। IP एड्रेस पर यह काम करेगा और पैकेट्स को यह ट्रांसफर करेगा, दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क लेयर। याद है ना इतनी बातें, वेरी गुड। नेक्स्ट, डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग मल्टीपल पाथवेज साइमल्टेनियसली इज नोन एज। बताइए, क्या रहा है, डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग मल्टीपल पाथवेज, कई सारे इनपुट का प्रयोग करके डेटा को ट्रांसमिट करना है। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, इसे क्या बोलेंगे, एक साथ कई मार्गों का उपयोग करके डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, इसे क्या बोलेंगे, पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन, फुल डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स का मतलब एक समय पर जा भी रहा है डेटा और आ भी रहा है। क्या ऐसी बात हो रही है, जी नहीं, मल्टीपल पाथवेज की बात हो रही है। हाफ डुप्लेक्स की बात हो रही है क्या, नहीं, जाएगा और आएगा लेकिन एक समय पर नहीं, ये हाफ डुप्लेक्स होता है, इसकी बात भी नहीं हो रही। यहां पर बात हो रही है डेटा ट्रांसमिशन की, और डेटा ट्रांसमिशन 2 तरीके का होता है, पैरेलल और सीरियल। और यहां पर साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, यानी आंसर हो जाएगा पैरेलल ट्रांसमिशन। समझ में आया। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि एक बारी में 8 बिट आप ट्रांसफर कर रहे हैं, और सीरियल का मतलब क्या होता है, एक बारी में 1 बिट का ट्रांसफर होना। तो यहां पर क्या कह रहा था, साइमल्टेनियसली कई सारी बिट ट्रांसफर हो रही हैं, 8 बिट, दैट इज कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन। जैसे सुपर कंप्यूटर पैरेलल ट्रांसमिशन करता है, बहुत तेज स्पीड होती है, एक साथ कई बिट्स को ट्रांसफर करता है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट,
कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल आर कॉमनली यूज्ड इन, बताइएगा। विवाद आधारित मैक प्रोटोकॉल आमतौर पर कहां उपयोग की जाती है? ईथरनेट नेटवर्क, टोकन रिंग नेटवर्क, एटीएम नेटवर्क या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क? क्या होगा आंसर? जैसे ही आपने देखा क्वेश्चन में मैक प्रोटोकॉल, मैक का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को क्या कुछ और भी कहते हैं? जी हां, क्या कहते हैं? फिजिकल एड्रेस, या इसको ईथरनेट एड्रेस भी बोलते हैं। तो मैक का मतलब होता है फिजिकल या ईथरनेट। क्या ईथरनेट कहीं दिया है? जी हां, दिस इज द करेक्ट आंसर, ईथरनेट नेटवर्क, ये बनेगा सही जवाब। मैक प्रोटोकॉल की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये OSI 2 लेयर पर काम करता है, डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। मैक एड्रेस की जब बात करते हैं या मैक प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ईथरनेट एड्रेस या बर्न्ड इन एड्रेस या फिजिकल एड्रेस के नाम से इसको जानते हैं। फ्रेम्स यहां पर डेटा ट्रांसफर होता है और स्विच ब्रिज इन डिवाइसेस का यूज होता है डेटा लिंक लेयर पे। एरर करेक्शन का काम भी डेटा लिंक लेयर ही करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल? ARP यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? आएगा ही आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। ARP से, RARP से बनेगा ही बनेगा। बताओ इसका काम। टू असाइन IP एड्रेस टू डिवाइसेस, डिवाइसेस को IP एड्रेस असाइन करना। रिजॉल्व डोमेन नेम, मैप मैक एड्रेस टू IP एड्रेस या मैनेज नेटवर्क कंजेशन। क्या काम होता है ARP का? मैक एड्रेस को IP एड्रेस से मैपिंग करने का काम होता है ARP का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों? हम जानते हैं कि अगर हमें IP एड्रेस फाइंड करना है तो RARP का यूज करेंगे, और अगर मैक एड्रेस फाइंड करना है तो ARP का यूज करेंगे। तो ARP क्या करेगा? मैप करेगा मैक एड्रेस को IP एड्रेस से, तो हमें मैक एड्रेस पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि IP एड्रेस तो हमें पता ही है इस केस में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग द ईमेल? ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे? जल्दी से बताइए। HTTPS, FTP, SMTP या IMAP? बिल्कुल सही आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग द ईमेल। ईमेल भेजने के लिए SMTP का प्रयोग करते हैं, जबकि मेल को रिसीव करने के लिए IMAP या POP3 का यूज करते हैं। अब जरा याद रखिएगा, SMTP क्या है? पोर्ट नंबर 25। IMAP का जो पोर्ट नंबर है वो क्या है दोस्तों? 143। और जो POP3 का पोर्ट नंबर है वो है 110। तो ये तीनों पोर्ट नंबर भी आपको याद रखने हैं। SMTP का बाय डिफॉल्ट 25, IMAP का बाय डिफॉल्ट 143 और POP3 का बाय डिफॉल्ट 110। जीमेल किस पर काम करता है? IMAP पर। और अगर मैं आपसे पूछूं एप्पल मेल, थंडरबर्ड या आउटलुक, ये किस पर काम करता है? तो आंसर है POP3 पर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। नेक्स्ट, सबनेटिंग अलाउज फॉर, सबनेटिंग की अनुमति क्या है, या सबनेटिंग का मतलब क्या होता है? फास्टर डेटा ट्रांसमिशन, इंप्रूव्ड एरर कंट्रोल, एफिशिएंट यूज ऑफ IP एड्रेस या इंक्रीज नेटवर्क सिक्योरिटी। सबनेटिंग का इस्तेमाल करने का क्या फायदा है? सबनेटिंग का मतलब एक बड़े IP एड्रेस को छोटे छोटे एड्रेस में डिवाइड करना, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना सबनेटिंग कहलाता है। तो इससे फायदा क्या होगा? एफिशिएंट यूज ऑफ IP एड्रेस, IP एड्रेस का जो इस्तेमाल है वो बढ़िया तरीके से हो पाएगा नेटवर्क ID और होस्ट ID की मदद से। तो करेक्ट आंसर होगा एफिशिएंट यूज ऑफ IP एड्रेस। दैट इज द वर्किंग ऑफ सबनेटिंग, ये कार्य होता है सबनेटिंग का। सो द प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू 2 और मोर नेटवर्क, दैट इज
सबनेट एंड होस्ट या नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सबनेटिंग। वेरी गुड। एचटीटीपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, बताइए एचटीटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए करते हैं? ईमेल कम्युनिकेशन, फाइल ट्रांसफर, वेब ब्राउजर या रिमोट टर्मिनल एक्सेस? पहले तो मुझे यह बताइए कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल ओएसआई मॉडल के किस लेयर पर काम करती है? एचटीटीपी हो या एफटीपी हो या एसएमटीपी हो, यह सब काम करेगी एप्लीकेशन लेयर पर, यानी 7th लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल पर। बिल्कुल सही। एचटीटीपी का काम क्या होता है? ईमेल में? नहीं। फाइल ट्रांसफर करने के लिए, अपलोडिंग डाउनलोडिंग के लिए? नहीं। वेब ब्राउजिंग के लिए? जी हां। तो करेक्ट आंसर होगा वेब सर्च करना या वेब ब्राउज करना, दैट इज द करेक्ट आंसर। रिमोट टर्मिनल एक्सेस के लिए होगा? नहीं। रिमोट टर्मिनल के लिए तो टेलनेट का यूज करते हैं। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए तो एसएमटीपी, आईमैप, POP3 या माइम जैसी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। फाइल ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी का यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। और वेब ब्राउजिंग के लिए एचटीटीपी का इस्तेमाल करते हैं। एचटीटीपी का पोर्ट नंबर होता है 8080, जो कि सिक्योर नहीं होता। इसको सिक्योर करने के लिए हमें HTTPS का यूज करना होता है, जिसका पोर्ट नंबर होता है दोस्तों 443, और ये सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? क्योंकि ये इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, दैट इज व्हाई इट इज सिक्योर। नेक्स्ट, द मैक्सिमम लेंथ इन बाइट्स ऑफ एन IPv4 डेटाग्राम इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बताओ IPv4 डेटाग्राम की अधिकतम लंबाई बाइट्स में कितनी होती है? हम जानते हैं कि IPv4 टोटल 32 बिट का होता है। डेटाग्राम की बात करें तो 16 में ये डिवाइड होगा। 16 का मतलब होता है सोर्स और 16 मतलब होता है डेस्टिनेशन। तो 2 की पावर 16 -1 यानी 65,535, ये बनेगा सही जवाब। सो द मैक्सिमम IP पैकेट साइज इज 65,535 बाइट्स। कैसे निकाला? 2 की पावर 16 -1, 2 की पावर 16 का मतलब 65,536 -1 किया तो आ गया 65,535। ये होता है IPv4 का डेटाग्राम। यस। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज डिजाइंड फॉर कनेक्टिंग वन सिस्टम विद अनदर एज रिमोट लॉगिन। जैसे ही क्वेश्चन में आपने देखा रिमोट, आंसर क्या लगा देंगे? टेलनेट। क्या टेलनेट दिया है? जी हां, यानी एक जगह पर बैठकर आप सभी कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाए रिमोटली, दैट इज कॉल्ड रिमोट लॉगिन। और इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होगी वो कौन सी होगी? टेलनेट होगी। टेलीटाइप नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म क्या है? दैट इज टेलीटाइप नेटवर्क। नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ डेटा इन वन डेटाबेस टेबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर टेबल इज कॉल्ड। बताइए जल्दी से। एक डेटाबेस तालिका में डेटा को दूसरी तालिका के संबंध में संबंध क्या कहलाता है? रिलेशनशिप डेटाबेस में कहलाती है कार्डिनैलिटी। क्या कहलाती है दोस्तों? कार्डिनैलिटी। और कार्डिनैलिटी डेटाबेस में कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? 1 to 1, 1 to many और many to many. There are 3 main cardinal relationships are 1 to 1, 1 to many और many to many. Next, which of the following refers to the number of attributes in a relation? ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये थ्योरी के फॉर्मेट में भी आ सकता है, ये प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में भी आ सकता है। कैसे? अभी बताएंगे। पहले बताओ, which of the following refers to the number of attributes? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध में विशेषताओं की संख्या को दर्शाता है? आंसर इज डिग्री। इसको याद करने का तरीका भी रट लो। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब एट्रीब्यूट्स, और कॉलम्स को ही डिग्री भी बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? डिग्री भी बोलते हैं। जैसे ये अगर एक टेबल है तो इसमें इसकी डिग्री क्या होगी? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट और सैलरी, यानी 1 2 3 4 4 होगी इसकी डिग्री।
क्या ये बात समझ में आई? आइए इसको बहुत डिटेल में समझते हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है डिग्री। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब डिग्री, क्योंकि आरडीबीएमएस में रोज को टपल्स बोलते हैं, कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड डिग्री। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ टपल्स अगर पूछे तो आंसर क्या होगा? कार्डिनैलिटी। और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स अगर पूछें तो आंसर क्या होगा? डिग्री होगा। ये क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछ लेते हैं कि डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, और आपसे पूछें कार्डिनैलिटी क्या है तो आप कहेंगे नंबर ऑफ टपल्स दैट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी, है ना। दोनों तरफ से याद रखने की रिक्वायरमेंट है। आप एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझो। क्या? एक टेबल है, इंप्लॉय की टेबल, जिसमें इंप्लॉय आईडी है, इंप्लॉय नेम है और डिपार्टमेंट है। इंप्लॉय आईडी कितने इंप्लॉयज की है? 101, 102, 103, 104, 105। ये इंप्लॉय के कुछ नाम है, रवि कुमार, तरुण, जेनिफर, मार्टिन, रोमी, और ये इनके डिपार्टमेंट है। अगर यहां पर पूछें कि इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, एक टेबल दे दिया जाए और उसकी कार्डिनैलिटी आपसे पूछें, इसका मतलब नंबर ऑफ टपल्स आपसे पूछ रहे हैं, तो इसकी टपल्स यहां पर कितने हैं जरा गिनो। 101, 102, 103, 104, 105, कितने इंप्लॉइज की इंफॉर्मेशन है? 5 इंप्लॉइज की। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी? 5। जितने इंप्लॉइज, जितने स्टूडेंट का डेटा है वो हो जाएगी आपकी कार्डिनैलिटी, यानी नंबर ऑफ टपल्स। और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे इस टेबल में? जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, जैसे इंप्लॉय आईडी 1, इंप्लॉय नेम 2 और डिपार्टमेंट 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का डिपार्टमेंट 3। तो जितने यहां पर आपको कॉलम्स दिख रहे होंगे वही आपकी डिग्री होगी, और जितनी आपको यहां पर रोज दिखाई पड़ रही होंगी, दिस वन, ये आपकी क्या हो जाएगी? दिस इज कॉल्ड योर कार्डिनैलिटी, है ना। ये आपकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। अगला देखिए, when single entity is related to itself then the relationship is termed as। जब एकल इकाई स्वयं से संबंधित होती है तो संबंध को क्या कहा जाता है? वन टू मैनी, वन टू वन, मैनी टू मैन, मैनी टू मैनी, या रिकर्सिव? बताओ। एक ऐसी रिलेशनशिप जो स्वयं से है, सिंगल एंटिटी है, अपने आप से जो रिलेशनशिप है उसे क्या बोलेंगे? भाई आप किसी दूसरे को कॉल करते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? वन टू मैनी। आपने किसी को भी कॉल किया, आप किसी दूसरे से कॉल कर रहे हैं, वन टू वन भी हो सकता है कॉलिंग में, लेकिन खुद को कॉल कर रहे हैं। 2 फोन है आपके पास, एक इधर से पकड़ रहे हैं, एक इधर से पकड़ रहे हैं, खुद को कॉल कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से कॉल करने में लगे हुए हैं। हेलो, हाँ क्या हाल चाल है? तो इस तरीके की रिलेशनशिप को दोस्तों क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव। जब भी हम लोग सेल्फ कॉल की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग में भी आपने पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड रिकर्शन या रिकर्सिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉर्ड रूल्स आर देयर इन एसक्यूएल सर्वर? एसक्यूएल सर्वर में कितने कॉर्ड नियम होते हैं? ईएफ कॉर्ड के द्वारा बनाए गए नियम, दैट इज 12। 0 से लेकर 12 होते तो टोटल 13 हैं, है ना। 0 से अगर काउंट करेंगे तो 13 होंगे, लेकिन बोला क्या जाता है उनको? 12 रूल्स। तो आंसर होगा दैट इज 12। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल 12 रूल्स गिवन बाय एडगर फ्रैंक टेडकॉट। वेरी गुड। नेक्स्ट, द की कंसिस्ट ऑफ 2 or more attribute that together uniquely identify an entity occurrence is called। बताइए, कह रहे द की, यहां पर की बात हो रही है, एक ऐसी की जो 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है और एंटिटी बनाती है, उसे क्या बोलेंगे? इस कुंजी में 2 या अधिक विशेषताएं शामिल होती हैं जो एक साथ मिलकर किसी इकाई की घटना को विशिष्ट रूप से पहचान देती है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? जैसे जब आप एटीएम कार्ड उठाते हैं
और एटीएम मशीन के पास जाते हैं तो आपके पास कितनी चीजें हैं? एक तो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड, और दूसरा पिन नंबर। ये दो आपके पास में की हैं, एक पिन है और एक एटीएम कार्ड है। इसे क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की? नहीं। कंपोजिट की? जी हां, दो कीज का होना दैट इज कॉल्ड कंपोजिट की। जैसे आपका नेम, क्या इससे डेटा फेच हो जाएगा? जी नहीं, क्योंकि नेम तो कई सारे एम्प्लॉयज का होगा, लेकिन नेम और एड्रेस को अगर हम मिला दें तो ये क्या कंपोजिट बन जाएगा? दो डेटा जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, जी हां, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीसीएल कमांड? डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज वाले कमांड कौन से हैं बताइए? अपडेट, ट्रंकेट, सिलेक्ट, इंसर्ट, ग्रांट, रिवोक, कमिट या रोल बैक। बिल्कुल सही आता है आपको, लेकिन आप घमंड नहीं करते। डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज का मतलब डेटा पर कंट्रोल करना, और कंट्रोल हम लोग करते हैं दो तरीके से, या तो राइट्स को देकर या तो राइट्स को लेकर, यानी ग्रांट और रिवोक बनेगा सही जवाब। क्या ये आपको पता है? वेरी गुड। अब एसक्यूएल के सारे कमांड्स याद रखिएगा। डीडीएल का मतलब क्या होता है? क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट। डीएमएल का मतलब क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। टीसीएल का मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल करने वाली लैंग्वेज, कमिट, रोल बैक या सेव पॉइंट। डीक्यूएल मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज, सिलेक्ट, और डीसीएल मतलब ग्रांट या रिवोक। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसीडर्ड एज एडिक्वेट फॉर यूजुअल डेटाबेस डिजाइन? आप लोग को पता है नॉर्मल फॉर्म्स क्या होता है? जब हम डेटाबेस को, बड़े डेटाबेस को छोटे छोटे डेटाबेस में तोड़ते हैं, इसी को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। जैसे जब हम किसी बड़े आईपी एड्रेस को छोटे आईपी एड्रेस में बांटते हैं, या बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में बांटते हैं, तो उसको सबनेटिंग बोलते हैं। वैसे ही बड़े डेटाबेस को छोटे डेटाबेस में डिवाइड करना, बड़े टेबल्स को छोटे टेबल्स में डिवाइड करना, ताकि उसकी रिडंडेंसी, उसकी डुप्लीकेसी को कम कर पाए, नॉर्मल फॉर्म्स का यूज करते हैं। और सबसे बढ़िया कौन सी नॉर्मल फॉर्म मानी जाती है? सामान्य डेटाबेस डिजाइन के लिए कौन सी सामान्य फॉर्म पर्याप्त मानी जाएगी? दैट इज 3NF। वैसे तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां सबसे एडिक्वेट, सबसे बढ़िया जो नॉर्मल फॉर्म मानी गई है वो कौन सी है? 3NF है। नेक्स्ट, रिलेशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ER मॉडल विल ऑलवेज बी इन। बताइए, ER मॉडल से निर्मित संबंध हमेशा डैश में होंगे। जब कभी भी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की बात होगी और इसके रिगार्डिंग हमें NF बताना होगा कि कौन सा NF है, 1NF है, 2NF है, 3NF है या BCNF है, तो याद रखिएगा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हमेशा 1NF को फॉलो करता है, सिंगल एट्रीब्यूट को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड 1NF। तो करेक्ट आंसर बनेगा 1NF, है ना? याद रखिएगा कौन सा सबसे बढ़िया नॉर्मल फॉर्म है? 3NF। ER मॉडल किसको फॉलो करता है? 1NF को। नेक्स्ट, इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म आर देयर? व्यवहारिक अनुप्रयोगों में सामान्य फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं? कह रहा है वैसे तो नॉर्मल फॉर्म्स बहुत सारे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कितने नॉर्मल फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं? 3, 4, 5, 6। द करेक्ट आंसर इज 4 नॉर्मल फॉर्म्स। कौन कौन से? 1NF, 2NF, 3NF और बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म दैट इज कॉल्ड BCNF। तो कितने नॉर्मल फॉर्म्स को प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाना पॉसिबल है? द आंसर इज 4। नेक्स्ट, नॉर्मल फॉर्म्स इन डेटाबेस। डेटाबेस में कितने नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं टोटल? हाला फॉर अ रीजन 7, 1NF, 2NF, 3NF, फिर BCNF बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, फिर 4NF, देन 5NF, देन 6NF। तो टोटल नॉर्मल फॉर्म्स कितने हैं डेटाबेस में? दैट इज 7। नेक्स्ट,
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेजेस आर देयर? एसक्यूएल भाषा कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। 5 प्रकार की होती है एसक्यूएल लैंग्वेजेस। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस कौन कौन सी? डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट, कन्वर्ट करिए। कह रहे कन्वर्ट 46 जो कि ऑक्टल नंबर है और इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है। करो, बताओ इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? ये तो आता होगा आप लोग को, है ना, कई बार करवाया है। क्या ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्ट किया जा सकता है? जी नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो 4 और 6 क्या अलग अलग लेना होगा। दिस इज नॉट 46, दिस इज 4 and 6। तो 4 का बाइनरी निकाल लीजिए पहले। तो 4 का बाइनरी कैसे निकालेंगे? 1 2 4। किसको जोड़ें कि 4 आ जाए? 4 ये है, इन दोनों जगह पे 0 0 आ जाएगा, तो ये आ गया 1 और यहां आ गया 0 0। फिर क्या गिवन है? 6 का मतलब फिर से वही 1 2 4। किसको जोड़ें कि 6 आ जाए? 4 और 2 को जोड़ने पर 6 आएगा, तो इसकी जगह पर क्या रख दिया? 1 1 और बाकी क्या हो गया? 0। तो 4 का जो बाइनरी निकल के आया वो 100 है और 6 का जो निकल के आया वो 110 है। अब क्या करेंगे? इसको एक साथ लिख देंगे। क्या आ गया? 100 110, है ना। ये देखो एक साथ लिख दिया हमने। लेकिन अब इसको कन्वर्ट किस में करना है हमें? इन हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल में हम कितने कितने के पेयर बनाते हैं? 4 4 के। कहां से? राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से दोस्तों 4 4 के पेयर बना लो। एक पेयर तो ये बन गया आपका और ये 2 बन गया, दिस इज 2 पेयर। बाकी 2 एक और बना लो 0 0 लगा के, है ना, क्योंकि 4 4 के पेयर बनते हैं। तो पहला जो पेयर हमारा बन गया वो क्या बन गया? इसको हमने पेयर के फॉर्मेट में बनाया तो पहला बन गया 0 1 1 0, है ना, ये बन गया पहला पेयर। और दूसरा क्या बन गया यहां पे? 0 1 0 1 का मतलब ये, और 2 0 हमने अपने पास से लगा लिए, तो क्या बन गया? 0 1 0 0। बोलो समझ में आया? अब इन नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर लीजिए? डेसिमल में, तो आंसर आ जाएगा 0 0 1 0। इसका मतलब 1 2 4 8, ये 2 के बराबर है और ये किसके बराबर है? 1 2 4। 2 और 4 का मतलब 6, यानी ये हो गया 26। 26 का मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? समझ में आ गया कैसे किया हमने? एक बार फिर से देख लो फटाफट से। सबसे पहला काम क्या करना होता है कि अगर हमें ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करना होगा? बाइनरी में। 4 का बाइनरी निकाल लिया, 100 आ गया। 6 का निकाल लिया, 110 आ गया। इनको एक साथ उठा के लिख दिया, है ना, ये आ गया। अब 4 4 के पेयर बना लिए राइट हैंड साइड से, क्योंकि बात किसकी हो रही है? हेक्साडेसिमल की। 4 4 के पेयर बनाए तो ये 4 ये आ गया और इसमें 2 मिल रहे थे, 2 हमने 0 खुद जोड़ लिए 4 का बनाने के लिए। फिर इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? डेसिमल में। इसको भी कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या मिला? 2 और 6, दैट इज द आंसर, दैट इज 26। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये करो। कन्वर्ट 72 जो कि एक डेसिमल नंबर है, इसको 3 में कन्वर्ट करना है ना। ऐसे ही आता है एग्जाम में, 3 में करिए, 5 में करिए। अब ये तो कभी कन्वर्जन होता नहीं है। कन्वर्जन तो या बाइनरी होता है, या डेसिमल होता है, या ऑक्टल होता है, या हेक्साडेसिमल होता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ना दिया हो, 3 यहां पर दिया और यही पूछते हैं एग्जाम में, है ना, ये कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ? बिल्कुल सही। आप जानते हैं कि यहां पर 10 है, अगर यहां 10 होगा तो आपको क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा।
तो एलसीएम आपको क्या करना होगा, 3 से निकालना होगा, है ना। यहां पर आपको जो डिवाइड करना होगा, जो एलसीएम लेना होगा वो 3 से लेना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, 3 गिवन है। तो 72 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 24 दैट इज 72। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। यहां पर क्या आ गया, 3 को कितनी बार लेकर गए, 24 टाइम्स। क्या आ गया यहां पे रिमाइंडर, 0। फिर 3 के टेबल में 24 कब आएगा, 3 8 ज़ा 24। क्या आ गया यहां पे रिमाइंडर, 0 आ गया रिमाइंडर। फिर अब यहां पर क्या बचा, जब 3 8 ज़ा 24 आपने कर दिया, फिर 3 के टेबल आपने पढ़नी शुरू करी, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। और फिर 3 2 ज़ा 6 यानी 8 माइनस 6 क्या आ गया, 2। और लास्ट में जो आपका बचा वो क्या बचा, 2 बचा। इस 2 को एज इट इज लिख देंगे, है ना ये। और इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे कुछ इस प्रकार, यानी 2200, ये आ गया आपका आंसर। क्या गिवन है, जी हां। तो इसका मतलब कि अगर कभी भी यहां पर डेसिमल नंबर हो और यहां पर कोई भी नंबर गिवन हो, तो जो भी नंबर यहां बेस में गिवन होगा उससे एलसीएम ले लेंगे, बस उससे डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखते चले जाएंगे। और जो आएगा उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे, जैसे कि 2200। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट करो। व्हाट वुड बी द 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 240? बताइए, ऑक्टल संख्या 240 का 8वां पूरक क्या है? जल्दी से निकालो, बहुत अच्छे से आता है आपको। सबसे पहला काम क्या है, क्या यहां 0 गिवन है? जी हां, तो 0 लिख लेंगे। 0 का जो पड़ोसी नंबर होगा उसको किस में से माइनस करेंगे, 8 में से, बिल्कुल सही। 8 माइनस 4 क्या हो गया, 4। जो बचे हुए नंबर हैं उसको किससे माइनस करेंगे, 7 में से। 7 माइनस 2 क्या हो गया, 5। नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे 540। क्या गिवन है, जी हां, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, फाइंड द 15th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1E1। करो। 1E1 जिसका बेस क्या है, 16 यानी हेक्साडेसिमल है, का 15th पूरक ज्ञात करो। 15वां कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करिए। कैसे करेंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 8th कॉम्प्लीमेंट, 15th कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये जरूर पूछते हैं। बताओ सबसे पहला काम क्या है, 15th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कितने नंबर्स का, 3 नंबर्स का, 1E1। तो यानी पहले 15 15 15 लिख लेंगे, इसके नीचे 1E1 लिख लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन ई का मतलब क्या है, हम जानते हैं ई का मतलब होता है हेक्साडेसिमल में, क्योंकि 16 गिवन है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ई का मतलब क्या होता है, 14। तो ई की जगह पे 14 लिख लो और फिर माइनस कर दो। माइनस करने पर क्या आएगा, 15 में से 1 माइनस करेंगे 14, 15 में से 14 माइनस करेंगे 1, 15 में से 1 माइनस करेंगे 14। ऐसा हमने क्यों किया, जरा इसका मतलब समझिएगा। और 14, 1 और 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 का मतलब E1E। तो आंसर हो गया हमारा 3rd E1E। ये टेबल याद होनी चाहिए। हेक्साडेसिमल में A का मान 10, B का मान 11, C 12, D 13, E 14 और F 15 होता है। ये तो आपको पता ही होगा, बोलो यस सर, ये तो पता है ना। तो इसका मतलब यहां पर E की जो वैल्यू है वो क्या है, 14 है, इसलिए हमने यहां पर E में क्या रखा, 14। माइनस करने पर हमें क्या मिला, 15 माइनस 1 14, 15 माइनस 14 1 और 15 माइनस 1 14। 14 1 14 मिला और 14 के जगह पर हमने फिर से क्या रख दिया, E। तो E1E आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। बल्ले बल्ले, समझ में आया, कितना सिंपल है। नेक्स्ट, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर प्लस 37। ये अक्सर कैंडिडेट गलत करते हैं, कितना भी मैं सिखा लूं लेकिन वहां जाकर अपनी बुद्धि लगानी ही लगानी है ना। क्यों, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट है, टीचर की तो सुननी नहीं है ना, अपना दिमाग लगाना है, तो गलत करोगे ही करोगे। क्या सिखाया है मैंने, प्लस 37 के केस में कभी भी साइन दिया हो और वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो क्या करते हैं,
प्लस की जगह पर 0 रखते हैं और माइनस के केस में 1 से शुरू होना चाहिए आंसर। ठीक, तो क्या है आपके पास में +37 है। +37 का मतलब प्लस लिखा। 37 के केस में क्या करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 क्यों नहीं, क्योंकि 37 से कम वाली वैल्यू तक हमें लेकर आना है, तो 32 लिखा। किसको जोड़ें कि 37 आ जाए, 32 4 और 1, 37 हो जाएगा। इस जगह पे 1 1 लिख दो। 32 4 और 1 की जगह पे 1 1 लिख दिया, बाकी जगह 0 0 आ गया। और प्लस की जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस की जगह पर हमने अभी बताया 0 होगा जो कि 1's कॉम्प्लीमेंट होगा। ये आ गया आंसर। अब कई लोग क्या करेंगे, जो आएगा उसको फिर से बदल देंगे, 0 की जगह पर 1 1 की जगह पे 0, क्योंकि उनको दिख रहा है 1's कॉम्प्लीमेंट है, और गलत कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। प्लस के केस में हमेशा प्लस की जगह पर क्या रखेंगे, 0, और 37 को ओपन कर देंगे सिर्फ, बस खत्म। इसके बाद कन्वर्ट मत करने लगना कि नहीं 1's कॉम्प्लीमेंट में तो 0 की जगह 1 होता है, 1 की जगह 0 होता है। भाई मत करना, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर आ चुका है आपके स्क्रीन पर, 0100101, एक लाइन का आंसर है ना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, द ग्रे कोड इक्विवेलेंट ऑफ 1011, फटाफट से निकालो, बहुत बार बताया हुआ है। 1011 किसी भी नंबर का ग्रे कोड कैसे फाइंड करेंगे, नंबर लिखेंगे, पहला वाला जो नंबर है MSB वो तो एज इट इज आ जाएगा नीचे, फिर जो स्टार्टिंग के नंबर गिवन है वो नीचे आ जाएंगे। तो ये 101 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 101 इस तरफ, ये 1 तो नीचे आ गया, बाकी 101 कहां चले जाएंगे, नेक्स्ट यहां पर। अब इनको क्या कर दीजिए, XOR ले लीजिए या कैरी को इग्नोर कर दीजिए, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, प्लस कर लीजिए, कैरी को इग्नोर कर दीजिए। 0 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, 1, 1 में 0 ऐड करेंगे क्या आएगा, 1, और 1 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, 0, कैरी 1, 0 ले लो, कैरी 1 तो इग्नोर होगा। तो आंसर क्या गया, 1110। क्या कहीं गिवन है, जी हां, ये रहा सही जवाब। 1 करोड़ रुपए आप जीत गए। यस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, BCD कोड हैज ऑलवेज हाउ मेनी बिट्स पर नंबर, बताइएगा। BCD कोड में हमेशा प्रति संख्या कितनी बिट होती हैं। BCD का मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल, बहुत बढ़िया। बाइनरी कोडेड डेसिमल कितने बिट का होता है, 4 बिट का। क्या गिवन है, लगा दो, जेब में रख के घर ले जाओ, दैट इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब BCD डिकोडर विल हैव हाउ मेनी रोज इन ट्रुथ टेबल, कह रहा है BCD डिकोडर में ट्रुथ टेबल में कितनी रोज होती हैं। एक BCD डिकोडर के ट्रुथ टेबल में कितनी पंक्तियां होती हैं, भाई साहब बता दो। 0 से लेकर 9 तक होगा, कितनी होगी BCD मतलब 1 2 4 8, ऐसी तो लिखेंगे 4 बिट में। इसका मतलब टोटल कितनी होंगी, 0 से लेकर 8, 0 से लेकर 9, 0 से लेकर 9 का मतलब हो गया 10, यानी टोटल 10 रोज आपकी बनेंगी। 10 रोज इन अ ट्रुथ टेबल, क्यों, क्योंकि BCD का मतलब क्या होता है, फ्रॉम 0 to 9, है ना, ये बनता है आपका BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, 0 से लेकर 9, और 0 से लेकर 9 का मतलब क्या हो गया, 10, टोटल 10 रोज। नेक्स्ट, Which of the following code is primarily used for encoding character in IBM mainframe system? IBM का जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, इसके लिए कौन सा इनकोडिंग कैरेक्टर यूज होता है, भाई जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा कोड मुख्य रूप से IBM मेन फ्रेम सिस्टम में वर्ण इनकोडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। BCD ना बाबा ना, ABCDIC हां बाबा हां, यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इसी का ही यूज होता है किसमें, IBM के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में, ASCII का नहीं, यूनिकोड का भी नहीं। नेक्स्ट, इन EBCDIC a maximum of dash different characters can be represented। EBCDIC में अधिकतम
कितने विभिन्न वर्णों का प्रतिनिधित्व किया जाता है? 128, 256, 64 या 32, 128, 256, 64 या 32? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज EBCDIC का मतलब 8 बिट और 8 बिट का मतलब 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 का मतलब 256, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। BCD कितने बिट का होता है? 4 बिट का। EBCDIC उसका भाई है, बड़ा भाई, जो कि 8 बिट का होता है। 8 बिट का मतलब कितने कैरेक्टर्स? 2 की पावर 8, यानी 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड इन SQL? SQL का कौन सा कीवर्ड वैलिड नहीं है? सिलेक्ट, डिलीट, वेयर या इंक्लूड? क्या सिलेक्ट का यूज हम लोग करते हैं? जी हां, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग। डिलीट का यूज भी करते हैं SQL में, वेयर का यूज भी करते हैं कंडीशन के लिए, इंक्लूड का इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड? इंक्लूड इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड इन SQL। बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PL इन PL SQL? कह रहा है PL SQL में PL का फुल फॉर्म क्या है? PL का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग लॉजिक। क्या गिवन है? जी हां, द करेक्ट आंसर इज प्रोसीजरल लैंग्वेज। क्यों? एक बार जरा समझिएगा, जो SQL होती है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, लेकिन जब हम SQL में ट्रिगर्स का यूज करते हैं, जब हम SQL में व्यूज का यूज करते हैं, टेबल्स का यूज करते हैं, तो वो बन जाती है हमारी क्या? प्रोसीजर। और इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोसीजरल लैंग्वेज बोल देते हैं, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन है। प्रोग्रामिंग लॉजिक मत लगा देना, है ना। प्रोग्रामिंग लॉजिक भी होता है SQL में, लेकिन उसको PL नहीं बोलते हैं, उसको SQL के RDBMS की क्वेरीज बोलते हैं, है ना, जिसे आगे चलकर SQL इंजेक्शन बोलते हैं। PL का मतलब क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज। नेक्स्ट, द डेटाबेस स्कीमा इज रिटन इन, वेरी सिंपल। डेटाबेस स्कीमा किस में लिखा जाता है? DDL में। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, द स्कीमा ऑफ द डेटाबेस, द ब्लूप्रिंट ऑफ द डेटाबेस, दैट इज कॉल्ड DDL। तो डेटाबेस का स्कीमा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, या हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज। डेटाबेस को कैसे ऑर्गेनाइज और मैनेज किया जाए, दैट इज कॉल्ड DDL या स्कीमा। नेक्स्ट, इट रिमूव ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल विदाउट लॉगिंग द इंडिविजुअल रो डिलीशंस। केवल सभी रो को रिमूव करना डेटाबेस में क्या बोलते हैं? विदाउट लॉगिंग द इंडिविजुअल रो डिलीशंस। पूरा डेटाबेस डिलीट नहीं होना चाहिए। क्या होगा? डिलीट, रिमूव, ड्रॉप या ट्रंकेट। ड्रॉप तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ड्रॉप के केस में पूरा डेटाबेस टेबल स्वाहा हो जाता है, पूरा डेटाबेस स्वाहा। डिलीट हो सकता था क्या? हां। कब? जब सिर्फ इतना दिया होता, रिमूव ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल, तो हम डिलीट लगा देते। लेकिन यहां क्या कह रहा है? इंडिविजुअल रो डिलीशंस, यानी स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए, तो डिलीट ना होकर ट्रंकेट बन जाएगा सही जवाब। बोलो यस सर। क्विकली एंड एफिशिएंटली रिमूव ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल while keeping the table structure intact is called a truncate। टेबल का स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं करनी, उसके अंदर का डेटा रिमूव कर देंगे फास्ट तरीके से, इंडिविजुअल रो डिलीशंस विदाउट लॉगिंग। यह व्यक्तिगत पंक्ति विलोपन को लॉग किए बिना तालिका के सभी पंक्तियों को हटा देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रंकेट, जो कि फास्ट है। डिलीट भी यही काम करता है क्या? यस, लेकिन डिलीट कंपैरेटिवली क्या है? स्लो है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, इन एन ER डायग्राम एलिप्स रिप्रेजेंट। ER डायग्राम में, ER आरेख में दीर्घ वृत्त क्या दर्शाता है? वीक एंटिटी, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट या एंटिटी क्लास? सही जवाब है एट्रीब्यूट। हम जानते हैं कि किसी भी डेटाबेस में एक होता है स्टूडेंट, उसको रेक्टेंगल से शो करेंगे, लेकिन
एट्रीब्यूट का मतलब एलिप्स, जैसे स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की सिटी, स्टूडेंट का आधार नंबर, उसका पेन नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब किस में डालेंगे, यहां पर एट्रीब्यूट्स में। तो दिस इज कॉल्ड एलिप्स यानी एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट, एन एंटिटी टाइप हुज एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी टाइप इज कॉल्ड। कह रहा है वो एंटिटी जो किसी दूसरी एंटिटी पर निर्भर है उसे क्या बोलेंगे, एक इकाई प्रकार जिसका अस्तित्व किसी अन्य इकाई प्रकार पर निर्भर है, दैट इज कॉल्ड वीक एंटिटी। जो किसी पर डिपेंडेंट है वो क्या होगी, वीक, और जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, वीक इज द करेक्ट वन, क्योंकि डिपेंडेंट की बात हो रही है, तो जो डिपेंड होता है वो हमेशा वीक होता है। नेक्स्ट, इन अ रिलेशनल डेटाबेस अ प्राइमरी की मस्ट बी। कह रहा है रिलेशनल डेटाबेस में प्राइमरी की हमेशा कैसी होगी, यूनिक होगी क्या, जी हां। नॉट नल होनी चाहिए क्या, जी हां। ओनली यूनिक होनी चाहिए क्या, जी नहीं। ओनली नॉट नल होनी चाहिए क्या, जी नहीं। ये दोनों होने चाहिए। डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, पाप पड़ेगा इस केस में, तो है ना। नो डुप्लीकेसी, नो रिडंडेंसी इज अलाउड। आंसर क्या होगा, यूनिक एंड नॉट नल, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन। कह रहा है इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में बदल दो तो मजा आ जाए, और बता दो कि आंसर कौन सा है। हमने कहा बहुत बढ़िया, हम जानते हैं कि जो सीक्वेंस होता है वो ये होता है, यानी अगर हमें ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट खोल देंगे ना। तो ब्रैकेट कहां है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट एक ये है, ब्रैकेट एक ये है, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे और किस में कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्स में, यानी ऑपरेटर को उठा के पहले लिख देंगे। कहां लिख देंगे, पहले। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में जो ऑपरेटर है वो क्या है, यहां प्लस है, यहां भी प्लस है। प्लस को इस ब्रैकेट के पहले ले आएंगे, यानी प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस सी डी हो जाएगा। कर लो। अब इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसको छेड़ चुके हैं, दोबारा छेड़ेंगे तो ये सही नहीं होगा। इसको भी नहीं छेड़ेंगे, ये फिक्स हो गया। अब क्या बचा, ये बचा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को उठाकर कहां ले आएंगे, पहले ले आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि क्या है, प्रीफिक्स है। तो ये पहले ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस ए बी प्लस सी डी, बस दैट इज द आंसर। मल्टीप्लाई प्लस ए बी प्लस सी डी कहीं दिख रहा है क्या, जी ऑप्शन नंबर 1 जेब में रख के घर ले जाइए। नेक्स्ट, द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन। कह रहा है इस पार्टिकुलर का क्या निकालो, पोस्ट निकालो। पोस्ट का मतलब कि जो ऑपरेटर है वो बाद में आना चाहिए, लेकिन सीक्वेंस क्या फॉलो करना है, वही वाला, ये वाला। क्या ब्रैकेट है, जी हां, ब्रैकेट में जो है उसको बाद में ले जाएंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, प्लस, प्लस कहां ले जाएंगे, इस ब्रैकेट के बाद में, यानी बी के बाद में आ जाना चाहिए। यहां है पोस्ट फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको छेड़ चुके हैं, इसको दोबारा नहीं छेड़ेंगे, इसको तो छेड़ा ही नहीं, इसको ऐसे लिखे रहने देंगे। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे, पोस्ट। पोस्ट का मतलब बाद में, तो ये मल्टीप्लाई भाई साहब कहां चले जाएंगे, यहां पर, यानी ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई कर दो, कर दो। ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई जेब में रख के घर ले जाओ। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, चिन टिपाक डमडम। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 40। द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंड इज इवेल्युएटेड यूजिंग अ स्टैक। बहुत बढ़िया, कह रहा है ये मोहतरमा एक स्टैक गिवन है, ठीक। टॉप 2 एलिमेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट डिवाइड इज इवेल्युएटेड आर। कह रहा है डिवाइड के बाद में जो अगले 2 एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एकल अंकीय ऑपरेंड वाली निम्नलिखित पोस्टफिक्स अभिव्यक्ति का मूल्यांकन स्टैक का उपयोग करके किया जाता है। बहुत बढ़िया, ये है स्टैक। पहले
ये जो दिया है डिवाइड का साइन के बाद स्टैक के शीर्ष दो तत्व का मूल्यांकन किया जाता है कैसे, जरा समझो। पहले आंसर देखो फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है ना, ये गिवन है। क्या कह रहा है, स्टैक में पहले 9 डालो, एक बाल्टी है, एक बकेट है जिसमें 9 इंसर्ट करना है, फिर क्या इंसर्ट करना है, 6 कर दो, फिर क्या करना है 3, ये 3 कर दो। अब क्या करना है, डिवाइड करना है, कर दो। अब डिवाइड किसको करेंगे, 3 और 6 है ना, इन दोनों के बीच में डिवाइड का सिंबल लगेगा ये वाला। तो 6 को 3 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 2। 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि इन दोनों को अगर हमने डिवाइड कर दिया तो हमें दोस्तों क्या मिल गया, ये मिल गया। अब बाल्टी में हमारे पास में क्या क्या है, एक ऊपर 2 है और नीचे 9 बचा हुआ है ना, ये तो एज इट इज है, इसको तो नहीं छेड़ा अभी हमने। तो 2 है और 9 है। क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि जब आपने डिवाइड किया तो टॉप 2 एलिमेंट्स कौन से बचे। जब डिवाइड कर लिया तो स्टैक में दो ऊपर से जो एलिमेंट बचे हुए हैं वो 2 और 9 है। क्या ऑप्शन में है, हां लगा दो। समझ में आना चाहिए पूछ क्या रहा है। पहले डिवाइड के बाद स्टैक के शीर्ष 2 तत्वों का मूल्यांकन किया जाए तो आंसर क्या आएगा। तो पहले 2 क्या आ गए, 1 2 1, नो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्स और गेट इज। एक्स और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन बताओ, बताओ जल्दी से। ए बी प्लस ए बार बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बी या ए प्लस बी। एक्स और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ए बार बी, पहले वाले में बार दूसरे वाले में नहीं, दूसरे वाले में बार पहले वाले में नहीं, यानी ए बार बी प्लस ए बी बार, यही तो एक्स और गेट है। यानी आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्यों, क्योंकि हमारा एक्स और गेट क्या होता है, ए और बी में अगर हमें एक्स और गेट अप्लाई करना है तो क्या होगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, यही तो कह रहा है, ए बार बी प्लस ए बी बार। दिस इज द एक्स और गेट। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये तो आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, करो। कह रहा है ए का मान 0 है, बी का मान 1 है, सी का मान 1 है, देन दी आउटपुट ऑफ, कह रहा है बीच में क्या लगा हुआ है, एक्स और, है ना, बताओ आंसर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें ए बी सी की जगह पर ये वैल्यूज रख देनी है। और अगर आपको एक्स और गेट का ट्रुथ टेबल मालूम है तो आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो एक्स और गेट में क्या होता है, इनपुट अगर सेम है, 0 0 है तो आउटपुट भी क्या आएगा, 0, 1 1 है तो क्या आएगा, 0। और अगर इनपुट बदल गया, 0 और 1 हो गया तो आउटपुट 1 हो गया, और अगर 1 और 0 हो गया तो आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। ये याद होना चाहिए आपको, एक्स और गेट। अब इस केस में आपको क्या करना है, ये गिवन है ए एक्स और बी एक्स और सी। ए की जगह पर क्या रखना है, 0, देखो क्वेश्चन में गिवन है। बी की जगह पर क्या रखना है, 1, और सी की जगह पर 1, यानी 0 1 और 1 रख दिया आपने। अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो 0 और 1, है ना, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 0 एक्स और 1 को, तो 0 1 में क्या आएगा, 1 आएगा। देखो क्या कह रहा है, 0 और 1 अगर होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 1, तो यानी इसकी जगह पर क्या आ गया, 1 आ गया। और ये 1 गिवन है एज इट इज, ये ऐसे ही लिखा रहने दो। 1 और 1 पे एक्स और अप्लाई करेंगे, लास्ट वाला केस देखो, 1 और 1 पे एक्स और अप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0, 1 और 1 पे एक्स और अप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0, ये लिख दीजिए। क्या 0 गिवन है, जी हाँ, दैट इज द आंसर। तो पहले इन दोनों में आपने निकाल लिया, फिर जो इसका आंसर आया उसको सी के साथ में मर्ज कर दिया, इसका निकाल लिया, दैट इज द 0, आप बन गए हीरो। नेक्स्ट करो, मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप का उपयोग करके बुलियन अभिव्यक्ति का न्यूनतम मान ज्ञात करिए। ये गिवन है और ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था क्वेश्चन, है ना, याद करो प्रीवियस सेशन में। बताओ 15 नंबर वाले सेशन में दिया था, जहां सिखाया भी था हमने आपको कि ये कैसे फाइंड करेंगे, बताओ। तो ये गिवन है मिन टर्म यानी एसओपी, और ये गिवन है आपका डी, डी का मतलब डोंट केयर कंडीशन, और ये 6 7 है, ये 2 3 4 5 है,
ये दिए हुए हैं आपको ऑप्शंस। क्या आया था इसका सही आंसर, आओ देखते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कितने वेरिएबल्स गिवन है 3, तो कितने का बॉक्स बन जाएगा, कितने सेल होंगे उसमें 2 की पावर 3 यानी 8 सेल का आपने एक बॉक्स बना लिया। यहां पर क्या आ गया ए, यहां आ गया ए और यहां आ गया BC, यहां आ गया 0, यहां आ गया 1, 0 0 0 1 1 0 लास्ट में, फिर 1 1। अब क्या करेंगे 2 3 4 5, 2 3 4 5 की प्लेस पर क्या रख देंगे 1 रख दो, क्योंकि ये क्या है मिन टर्म, मिन टर्म में क्या रखते हैं 1, तो 2 3 4 5 की जगह पर आपने 1 रख दिया। 6 और 7 की जगह पर क्या रखेंगे x, है ना। x आप जानती हैं कितना कष्ट देता है, यस रियल लाइफ में भी x बहुत कष्ट। 6 और 7 प्लेस पर क्या आ जाएगा x। अब सबसे पहले क्या 8 का पेयर बन सकता है, जी नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या 4 4 के पेयर बन सकते हैं, अगर हाँ तो बना लो। तो हाँ आपने कहा सर एक तो बिल्कुल साफ दिख रहा है नीचे वाला x को मिलाकर 1 1 XX, एक तो ये दिख रहा है 4 का पेयर, एक सबसे नीचे लाइन वाला भी दिख रहा है 1 1 XX, ये भी तो बन सकता है। x को लेकर क्या 4 4 के पेयर बन सकते हैं। पहले हमारा फोकस क्या है, बड़े से बड़ा पेयर बनाएंगे। बड़े से बड़ा मतलब 4 को मिला के, डोंट केयर कंडीशन को मिलाकर क्या बड़ा पेयर बन रहा है, तो ये 1 तो होने ही चाहिए ना, 1 तो आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। तो पहला पेयर क्या बन गया ये वाला, दूसरा क्या बन गया ये वाला, खत्म, सारे 1 आ गए इसके अंदर। अब कुछ करना ही नहीं है, बस सॉल्व कर लो। इसको लेकर अगर आप बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एसओपी लगाएंगे इसमें, a बराबर 1 और a बार बराबर 0, यानी ABC की जगह पर 1 और a बार b बार c बार की जगह पर क्या आ जाएगा 0। पहला सेल क्या है ABC लिख दो, पहला सेल का एड्रेस क्या हो गया 0 1 1, है ना, ये क्या गिवन है 1 1 0 1 1 लिख दो। दूसरे सेल का एड्रेस क्या है इसका 0 1 0, तीसरे सेल का एड्रेस क्या है इस वाले का, दैट इज 1 1 1, और चौथे सेल का क्या है 1 1 0। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, B कॉमन है, B में सब में 1 है, बाकी और कुछ है नहीं। B 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है सिंपली B की जगह पर क्या आ जाएगा B आ जाएगा, तो B इज इक्वल्स टू 1, और 1 का मतलब ABC यानी B। आगे बढ़ो, इसको सॉल्व कर लो। ABC पहला सेल क्या है 1 0 0, दूसरा सेल क्या है 1 0 1, तीसरा सेल क्या है 1 1 1, चौथा सेल क्या है 1 1 0। इसमें से कॉमन आपने देख लिया कौन सा है 1, ये कॉमन है, यानी a बराबर 1 के है और 1 बराबर a के है, तो क्या आ जाएगा a आ जाएगा। a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू a। क्या आ गया, पहले में b आया था, दूसरे में a आया था। b प्लस a या a प्लस b कुछ भी लिखो, है ना, दोनों को मिला के आपने लिख दिया b और a, तो b प्लस a भी कह सकते हैं और a प्लस b भी कह सकते हैं। ऑप्शन में क्या गिवन था, क्या a प्लस b गिवन है, जी हाँ। क्या b प्लस a गिवन है, नहीं, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 a प्लस b। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज अ रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, सबसे तेज मेमोरी, दैट इज कॉल्ड अ रजिस्टर। द फास्टेस्ट मेमोरी विच इज इनसाइड द सीपीयू, जो सीपीयू के अंदर है, दैट इज कॉल्ड अ रजिस्टर। और ये किस प्रकार का सर्किट है, डिजिटल सर्किट है, नहीं, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, नहीं, अर्थमेटिक सर्किट है, ना, सीक्वेंशियल सर्किट है, जी हां। करेक्ट आंसर इज रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी विच रिसाइड इनसाइड द सीपीयू, जो सीपीयू के अंदर है, सीक्वेंशियल है, और किससे मिलकर बनती है रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है रजिस्टर। द कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। नेक्स्ट, सीपीयू इटसेल्फ हैज फॉलोइंग कंपोनेंट। सीपीयू में कितने घटक होते हैं, बच्चों वाला सवाल है। CU ALU MU यानी 3 घटक, 3 कंपोनेंट लगा दीजिए ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 3 CU ALU MU। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट, और इसी मेमोरी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, डिकोड करना इंस्ट्रक्शंस को। ALU का काम क्या होता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना, और ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये करना लॉजिकल ऑपरेशंस में। और मेमोरी यूनिट का मतलब
स्टोरेज दैट इज कॉल्ड रजिस्टर, जो कि एक टेम्परेरी रजिस्टर है। कैसी मेमोरी है रजिस्टर? परमानेंट नहीं, टेम्परेरी। कैशे मेमोरी भी टेम्परेरी है, रजिस्टर भी टेम्परेरी है, रैम भी टेम्परेरी है। यस। डैश इज पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। डैश कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को संग्रहित और व्यवस्थित करने का एक विशेष तरीका है। बताओ, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, डेटा स्ट्रक्चर या ऑल ऑफ दीज? डेटा को स्टोर करना मेमोरी में, दैट इज कॉल्ड अ डेटा स्ट्रक्चर। किस प्रकार हम मेमोरी में डेटा को स्टोर करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे, इसी को तो डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट, वी कैन क्लासिफाई डेटा स्ट्रक्चर इनटू डैश मेन कैटेगरीज। हम डेटा संरचनाओं को कितने मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं? दो में, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। यानी आंसर इज टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रिमिटिव, सेकंड इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नेक्स्ट, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बुलियन कम्स अंडर विच डेटा स्ट्रक्चर? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बुलियन किस प्रकार के डेटा संरचना के अंतर्गत आता है? प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, लीनियर या नॉन लीनियर? आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, द करेक्ट आंसर इज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कौन कौन से होते हैं? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, स्ट्रिंग, है ना। दीज आर कॉल्ड व्हाट? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नेक्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, स्टैक, ट्री या ग्राफ आर कॉल्ड? लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, पेड़, ग्राफ जैसी डेटा संरचना क्या कहलाती हैं? प्रिमिटिव कहलाती हैं, नॉन प्रिमिटिव कहलाती हैं, बोथ ऑफ दीज कहलाती हैं या नन ऑफ दीज कहलाती हैं? बिल्कुल सही, ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों कहलाएंगी क्या? जी नहीं, क्योंकि प्रिमिटिव का मतलब क्या है ये तो हमने पीछे देख लिया। प्रिमिटिव में आपके इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन ये सब आते हैं। नॉन प्रिमिटिव आपके दो में डिवाइड होते हैं। कौन से? जब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की दोस्तों बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? एक जो लीनियर फॉर्मेट में होंगे और एक जो नॉन लीनियर फॉर्मेट में होंगे, है ना। लीनियर और नॉन लीनियर ये दो तरीके के होते हैं आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें लिंक लिस्ट, स्टैक, ट्री, ग्राफ, टेबल्स, है ना, ये सब आते हैं। हैशिंग, है ना, ये भी इसका पार्ट है। Among these नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, देखो आ भी गया, है ना, याद कर रहे थे शिद्दत से, आ गया। इनमें से नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, लीनियर और नॉन लीनियर। तो आंसर क्या होगा? ये भी सही, ये भी सही, यानी बोथ ऑफ दीज। लीनियर में क्या क्या आ जाएगा? एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ये लीनियर है। ग्राफ, ट्री, हैशिंग टेबल्स, ये सब क्या हैं आपके? नॉन लीनियर। लेकिन क्या ये दोनों किस टाइप में आएंगे? नॉन प्रिमिटिव में। जी हां, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखो, डैश डेटा टाइप इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल विच आर मीन टू स्टोर एड्रेस ओनली इंस्टेड ऑफ वैल्यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बताइए। डैश डेटा प्रकार का एक विशेष प्रकार का वेरिएबल है जो मूल्यों को बजाय केवल पते में संग्रहित करने के लिए होता है। यानी स्टोर एड्रेस, जब कभी भी डेटा टाइप में, डेटा स्ट्रक्चर में एड्रेस की बात करते हैं तो क्या पॉइंटर की बात होती है, जो पॉइंट करता है एड्रेस को मेमोरी लोकेशन पे? जी हां, द करेक्ट आंसर इज पॉइंटर, एड्रेस। एस्ट्रिक सिंबल से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना, पॉइंटर को। नेक्स्ट, हाउ डू यू इनिशियलाइज एन एरे इन सी? एरे डेटा स्ट्रक्चर को सी में कैसे इनिशियलाइज करेंगे? तो हम जानते हैं सी के लिए क्या बड़ा ब्रैकेट और फिर छोटा ब्रैकेट यूज करते हैं? नहीं। क्या ये वाला ब्रैकेट और फिर करली ब्रैकेट यूज करते हैं? नहीं। सी में इनिशियलाइज करने के लिए पहले बड़ा ब्रैकेट यूज होगा, फिर करली ब्रैकेट यूज होगा। यानी ये बिल्कुल सही है, बड़ा ब्रैकेट देन करली ब्रैकेट, 1 2 3 कॉलन, बिल्कुल सही। ये भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। यस। नेक्स्ट, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी हेल्ड बाय एन एरे ए
-4 कॉलन 9, 6 कॉलन 11। बताओ, एक सरणी जिसका रो आपको ये गिवन है, कॉलम्स आपको ये गिवन है, में कितने मान रखे जा सकते हैं? इस एरे में कितने मान रखे जाएंगे? बड़ा माइनस छोटा प्लस 1, बड़ा माइनस छोटा प्लस 1, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, है ना, इतना ही तो हम रख सकते हैं एरे में। तो क्या आ जाएगा? बड़ा माइनस छोटा, यानी बड़ा पहले में क्या है 9, माइनस छोटा क्या है -4, 9 -4 प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है बड़ा माइनस छोटा प्लस 1। तो 9 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 9 प्लस 4 प्लस 1 क्या हो गया 14, और क्या गिवन है 6 और 11, यानी 11 माइनस 6 प्लस 1, बल्ले बल्ले 11 माइनस 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 12 माइनस 6, किसके बराबर 6, 14 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 84। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 84। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इन ऑर्डर टू स्टोर अ मैट्रिक्स वी नीड डैश डायमेंशनल एरे। मैट्रिक्स के लिए हमें कितने डायमेंशन वाला एरे चाहिए? बताओ। 2 डायमेंशन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स, यानी 2 डायमेंशन। तो आंसर इज व्हाट 2। मैट्रिक्स का मतलब ही क्या होता है? दैट इज रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन। तो इसमें कितने डायमेंशन वाला एरे चाहिए होगा? 2 डायमेंशन एरे। नेक्स्ट, डैश रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, डैश रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल। बताओ, डैश एक सूची के रूप में एकाधिक डेटा आइटम को का प्रतिनिधित्व करता है, सूची यानी लिस्ट के फॉर्मेट में, और दूसरा कह रहा है तालिका यानी टेबल के फॉर्मेट में। लिस्ट हमेशा 1 डायमेंशनल होती है जिसमें सिर्फ रोज होती हैं, और टेबल्स आपकी 2 डायमेंशनल होती है जिसमें रोज और कॉलम्स दोनों होती हैं। तो ये आपका बन जाएगा 2D एरे। तो इसमें आ जाएगा 1D, इसमें आ जाएगा 2 डायमेंशनल, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द साइज इन बाइट्स ऑफ एन एरे if int array is 20, if an integer require 4 bytes of memory। बताइए, ये तो कर लेंगे आप बहुत आसानी से। किसी सरणी में बाइट्स का आकार क्या होगा जब int array कितना गिवन है 20। यदि किसी पूर्णांक के लिए 4 बाइट्स मेमोरी की आवश्यकता है तो 20 गुणे 4 क्या हो गया 80, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 18, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following line of code will create a 2D array of 6 rows and 4 columns? करो, कह रहा है इनमें से कौन सा सही है जो 6 रोज और 4 कॉलम्स को इंडिकेट कर रहा है? 6 और 4, बोलो। इंट एरे है ना, इंट से तो शुरू होगा क्योंकि ये इंटीजर है। एरे को ARR, और कितनी रोज गिवन है 6, पहले रोज आती हैं फिर कॉलम्स आते हैं, 6, 4 और फिर सेमीकोलन। नेक्स्ट, हाउ कैन वी एक्सेस द 5th एलिमेंट स्टोर्ड इन एन एरे? एरे में जो 5वां एलिमेंट स्टोर है उसको कैसे एक्सेस करेंगे? 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो 5th एलिमेंट के लिए 4th इंडेक्स को हम जाएंगे हिट करेंगे। 4th इंडेक्स मतलब एरे 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। सो इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, है ना, इंडेक्सिंग किससे शुरू होती है 0 से। हेंस द 5th एलिमेंट विल बी स्टोर्ड एट द 4th लोकेशन, चौथी जगह पर यह स्टोर होगा 0 से स्टार्ट करने पर। तो आंसर क्या हो जाएगा एरे 4। नेक्स्ट, स्टैक कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग क्यू। कह रहे स्टैक को इंप्लीमेंट करना है क्यू की मदद से, बट देन वी नीड टू यूज एटलीस्ट हाउ मेनी क्यूज। लेकिन इसके लिए आपको कितने क्यू की आवश्यकता होगी? स्टैक को क्यू का उपयोग करके लागू किया जा सकता है, लेकिन फिर हमें कम से कम कितनी क्यू की का उपयोग करने की आवश्यकता है? बताओ, स्टैक में कितने ऑपरेशन होते हैं? 2, पुश और पॉप। तो एक क्यू चाहिए होगी हमें पुश करने के लिए और एक क्यू चाहिए होगी पॉप करने के लिए, यानी 2 क्यू की हमें रिक्वायरमेंट है, यानी आंसर इज 2। एक पुश करने के लिए, एक पॉप करने के लिए, है ना, आंसर इज 2। नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक? स्टैक जिसमें हम ऊपर से निकालना शुरू करते हैं, है ना, टॉप से। तो कह रहा है स्टैक में टॉप का दूसरा नाम क्या है? हेड,
ना। फ्रंट, जी नहीं। रियर, जी नहीं। पीक, यस। स्टैक में टॉप को पीक के नाम से भी बोला जाता है, सो द करेक्ट आंसर इज पीक। हम इंसर्ट कहां से करते हैं? टॉप से। फ्रंट ऊपर, तो ये क्या हमारा हो जाएगा? जो टॉप हमारा है दैट इज कॉल्ड पीक, है ना। इसे क्या बोलेंगे? पीक बोलेंगे। पुश बोलते हैं, यहां से पुश करना होता है, पुश एंड पॉप, यस। नेक्स्ट, विच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन? इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में बदलने के लिए किस डेटा संरचना की आवश्यकता है? बताओ। स्टैक, क्यू, एरे या ट्री? इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में बदलना है तो भाई स्टैक की मदद से करेंगे ना, क्योंकि इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स ये सब किस में आएगा? स्टैक में। लगा दो। इनफिक्स का मतलब बीच में ऑपरेटर, पोस्टफिक्स का मतलब ऑपरेटर बाद में, और इनफिक्स का मतलब ऑपरेटर पहले आ जाएगा। इनका मतलब गलत नहीं हो गया? इनफिक्स अच्छा 2 बार दे दिया इन्होंने। इनफिक्स मतलब बीच में, पोस्टफिक्स मतलब बाद में, और यहां प्रीफिक्स होगा, है ना। प्री का मतलब पहले, तो दैट इज प्लस ए बी, दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स, यस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कह रहा है इफ द एलिमेंट ए बी सी डी आर प्लेस्ड इन अ स्टैक, अगर स्टैक में एलिमेंट्स ए बी सी डी रखेंगे एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम, और एक एक करके इनको डिलीट करेंगे, इन व्हाट ऑर्डर विल दे बी रिमूव्ड? तो ये किस ऑर्डर में रिमूव होगा? बताओ। यदि तत्व ए बी सी डी को एक स्टैक में रखा जाए और एक समय में हटा दिया जाए तो उन्हें किस क्रम में हटाया जाएगा? बताओ जल्दी से। बाल्टी में हमने पहले ए लिखा, फिर बी रखा, फिर सी रखा, फिर डी रखा। निकालेंगे कैसे? पहले डी निकालेंगे, फिर सी निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे, फिर ए निकालेंगे। ऐसे तो करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी सी बी ए, यानी ये हो जाएगा सही जवाब। समझ में आया? देखो, एक बाल्टी है जिसमें हमने क्या रख रहे हैं? ए, पहले ए रखा, नीचे आ गया, फिर बी रखा उसके ऊपर, फिर सी रखा, फिर डी रखा। और निकालेंगे कैसे? हमेशा टॉप से। तो टॉप में क्या है? डी सी बी ए, तो आंसर इज डी सी बी ए। नेक्स्ट, x प्लस वाई कैन बी रिटर्न एज एक्स वाई प्लस, दिस इज कॉल्ड। कह रहा है x प्लस वाई को अगर हम एक्स वाई प्लस लिखते हैं तो इसे क्या बोलेंगे? ऑपरेटर बाद में आ गया है, यानी पोस्ट फिक्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पोस्ट फिक्स। क्या पोस्ट फिक्स को रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं? जी हां। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। क्यों? क्योंकि पोस्ट फिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स पॉलिश नोटेशन। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड इज द राइट आंसर। अगला देखो, कह रहा है इस पार्टिकुलर इवेल्युएट करो इसको अबव पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है इसको इवेल्युएट करके बताओ आंसर क्या आएगा, है ना। करते हैं। सबसे पहले क्या है? ये 7 इंसर्ट करेंगे बकेट में, है ना। स्टैक है, पोस्ट फिक्स का मतलब स्टैक के तरीके से इंसर्ट करना है। फिर क्या है? 9, 7 के ऊपर क्या आ गया? 9। फिर 3 है, 7 9 के ऊपर क्या आ गया? 3। फिर प्लस का सिंबल है, प्लस कर दो, ये प्लस आ गया। प्लस किसको करेंगे? 3 और 9 को, इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, तो 9 + 3 क्या हो गया? 12। तो 3 और 9 की जगह पे क्या लिख दिया? 12। 7 आ गया, फिर 12 आ गया। अब क्या किया था हमने? प्लस किया था, अब इसके ऊपर क्या रखना है? 4। तो 12 के ऊपर क्या रख देंगे? 4, ये आ गया 4। 4 के ऊपर क्या रख देंगे? डिवाइड, रख दो डिवाइड। किसको डिवाइड करेंगे? इन दोनों को। तो 12 और 4 को डिवाइड करने पे क्या आएगा? 3, यानी 7 और 3 बच गया। फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। 7 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 21। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 21। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ द एलिमेंट ए बी सी डी आर प्लेस्ड इन अ क्यू, पहले इनको हमने स्टैक में रखा था तो आंसर आया था डी सी बी ए। अब हम इसको किस में रखेंगे? क्यू में। और क्यू का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम, और डिलीट करेंगे इसको एक समय में। इन व्हाट ऑर्डर विल दे बी रिमूव्ड, इसको किस ऑर्डर में रिमूव किया जाएगा? बताओ। यदि तत्व ए बी सी डी को एक कतार में रखा जाता है और एक एक करके हटा दिया जाता है
तो इन्हें किस क्रम में हटाया जाएगा? जिस क्रम में ये आए हैं उस क्रम में जाएंगे। तो पहले आया ए, तो पहले जाएगा ए, पहले उसके बाद आया बी, तो फिर जाएगा बी, उसके बाद आया सी, फिर जाएगा सी, उसके बाद आया डी, फिर जाएगा डी। यानी आंसर इज ए बी सी डी। जिस क्रम में एंट्री होगी उसी क्रम में एग्जिट होगा। नेक्स्ट, अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड एट फ्रॉम बोथ द एंड बट नॉट इन द मिडल इज कॉल्ड। बताइए, एक डेटा संरचना जिसमें तत्वों को दोनों सिरों पर से डाला या हटाया जा सकता है लेकिन बीच में से नहीं, दैट इज कॉल्ड क्यू नहीं, सर्कुलर क्यू नहीं, डी क्यू यस। क्लियर है? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू? इनमें से कौन सा क्यू का प्रकार नहीं है? लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, डबल एंडेड क्यू, सिंगल एंडेड क्यू। सिंगल एंडेड क्यू नहीं होती। लीनियर क्यू को सिंपल क्यू बोलते हैं, सर्कुलर क्यू होती है, प्रायोरिटी क्यू होती है, और डी क्यू होती है डबल एंडेड क्यू। सिंगल एंडेड क्यू नहीं होती है ना, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज। बताइए, कतार से हटाने से पहले जांच की जाने वाली आवश्यक शर्त क्या है? अगर हमें कुछ डिलीट करना है तो हम क्या देखेंगे? अंडरफ्लो, है ना, ये कंडीशन चेक करेंगे डिलीट करने से पहले। ऐसा तो नहीं कि खाली है और हम फिर से डिलीट कर रहे हैं, तो अंडरफ्लो कंडीशन विल बी चेक्ड। नेक्स्ट, इनिशियली द क्यू इज एम्प्टी एंड वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर इज बोथ। कह रहा है प्रारंभ में कतार जो है वो खाली है, आगे और पीछे दोनों का मान क्या होगा? अगर क्यू हमारी एम्प्टी है तो क्या वैल्यू 0 होगी या -1 होगी? जल्दी बताओ, आप लोग को कई बार बताया, अगर फ्रंट और रियर का मान बराबर है या फिर क्यू आपकी खाली है तो हमेशा जो वैल्यू होगी वो -1 होगी, है ना, बताया था ना। अगर फ्रंट का मान और रियर का मान क्या होगा? -1 बराबर होगा तो भी आपकी क्या होगी? एम्प्टी क्यू होगी। लेकिन क्या ये डैम श्योर है? खाली हो भी सकती है और नहीं भी, है ना, बताया था ना, मे बी और मे नॉट बी की कंडीशन होती है। लेकिन क्यू इज एम्प्टी अगर दिया होगा तो फ्रंट और रियर का मान क्या होगा? -1 के बराबर होगा, है ना, ये तो श्योर है। सो द आंसर इज -1। क्यू कतार क्या है? लीनियर है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल है, नॉन लीनियर है या लीनियर है? क्यू हमारी किस तरीके की होती है? लीनियर और नॉन लीनियर दोनों होती है? नहीं, सिर्फ लीनियर होती है। स्ट्रक्चरल होती है? नहीं। नॉन लीनियर होती है? जी नहीं। क्यू हमारी कैसी होती है? लाइन अगर हम लगाएंगे तो क्या वो लाइन के फॉर्मेट में ही होगी? क्यू को लाइन भी तो बोलते हैं, तो आंसर क्या हो गया? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, डैश गेट फॉलोज कंडीशन इफ बोथ द इनपुट आर लो देन द आउटपुट इज हाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बताओ, कौन सा ऐसा गेट है जो इस शर्त का पालन करता है यदि दोनों इनपुट कम हैं तो आउटपुट अधिक होगा? कम मतलब 0। अगर दोनों इनपुट हमारे क्या है? 0 0 है तो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा, है ना। ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है? नैंड सही है, नॉर सही है, एक्स नॉर इसमें भी यही, यानी आंसर इज व्हाट? ऑल ऑफ दीज। देखो, नैंड में क्या होता है? 0 0 में 1 आता है, नॉर में भी 0 0 है तो 1, और एक्स नॉर में भी 0 0 है तो क्या होगा? 1, यानी आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, दिस गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर गेट। इस गेट को इन्वर्टर भी बोलते हैं। एंड और नॉट, नॉट गेट इज कॉल्ड एन इन्वर्टर गेट। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, है ना। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टर, यानी 0 एंटर करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 1, 1 देंगे तो क्या आएगा? 0। दैट इज कॉल्ड इन्वर्टर। द सिंबल प्लस इन बुलियन इज ऑल्सो नोन एज डैश ऑपरेटर। बुलियन में प्रतीक प्लस को कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? एंड, और, नॉट या नैंड? जल्दी से बताओ। प्लस का अगर साइन है तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे, तो दिस इज कॉल्ड और ऑपरेटर, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है?
ये ए ये बी, ये इस तरीके की फिगर बनेगी प्लस में, क्या निकल के आएगा z इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ये क्या है और ऑपरेटर को दर्शा रहा है। यस, वेरी सिंपल। विच लॉजिकल गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट? नैंड और नॉर आपका यूनिवर्सल गेट होगा। नैंड गिवन है यस, नॉर गिवन है नहीं, तो नैंड इज द राइट वन। नैंड गेट एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन y इज इक्वल्स टू ए बी बार, ये क्या है नैंड गेट है। नॉर गेट का मतलब प्लस y बराबर a प्लस बी बार, दैट इज योर नॉर गेट, और ये दोनों गेट आपके कौन से होते हैं यूनिवर्सल गेट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम एन एंड बराबर या नैंड बराबर, डी मॉर्गन्स प्रमेय के अनुसार नैंड किसके बराबर होगा? बबल्ड एंड, बबल्ड नॉर, बबल्ड एक्सऑर या बबल्ड और? करेक्ट आंसर इज बबल्ड और। नैंड को नॉर में कन्वर्ट करता है और नॉर को नैंड में, जिसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो नैंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉर, या फिर बबल्ड नॉर भी बोल सकते, बबल्ड और बोलते हैं ना, बबल्ड नॉर नहीं बोलते, ये गलत हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड बबल्ड और, दिस वन। तो नैंड गेट आपका कन्वर्ट किस में होगा? बबल्ड और में, और नॉर गेट किस में कन्वर्ट होगा? बबल्ड एंड में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए बी बार को डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या लिखेंगे? ए बार बी बार, और ए प्लस बी बार को क्या लिखेंगे? ए बार बी बार, बीच में मल्टीप्लाई। ये क्या है? डी मॉर्गन्स थ्योरम 1, ये है डी मॉर्गन्स थ्योरम 2। गलत मत करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, आएगा जरूर यहां से क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, डिफाइन विच लॉ इन बुलियन अलजेब्रा? ये कौन सा लॉ है बुलियन अलजेब्रा का? ए प्लस बी बी प्लस ए, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या इनवर्जन? कॉम्यूटेटिव है ना, उल्टा सीधा बराबर, ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर, दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट, ए डबल बार इज इक्वल टू ए, ये क्या है? ए डबल बार ए के बराबर है, ये कौन सा बुलियन अलजेब्रा का नियम है? जल्दी से बताओ। कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या इनवर्जन? इनवर्जन। नल ए डबल बार बराबर ए, इसको क्या बोलेंगे? इनवर्जन का लॉ बोलते हैं। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ये लॉस तो याद होने चाहिए बिल्कुल। ए प्लस ए डॉट बी बराबर ए, क्या हो रहा है? ये एब्जॉर्ब हो रहा है ना, ये पूरी चीज एब्जॉर्ब हो गई आपकी ए डॉट बी, ए और ए आ गया, क्या बचा? दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन का नियम, यानी एब्जॉर्प्शन लॉ। नेक्स्ट, ए डॉट बी बराबर ए बार प्लस बी बार एंड ए प्लस बी बार बराबर ए बार डॉट बी बार, डिफाइंस विच लॉ इन बुलियन अलजेब्रा? बताइए, अभी आपको दिखाया था। दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, यही तो है। ए डॉट बी का होल बार बराबर किसके होगा? ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी का होल बार बराबर किसके होगा? ए बार डॉट बी बार, यानी डी मॉर्गन्स लॉ इज द करेक्ट वन। अब देखो डी मॉर्गन्स लॉ को कितने तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका, ए बार ए डॉट बी डॉट सी का होल बार बराबर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये भी सही है। ए प्लस बी प्लस सी का होल बार बराबर ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, ये भी सही है। ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी का होल बार बराबर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल बार बराबर ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी बार। ये सभी आपके तरीके सही हैं डी मॉर्गन्स लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट, ये करो, इस तरीके का क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आएगा। फ्रॉम द ट्रुथ टेबल फाइंड एसओपी, या आपको ट्रुथ टेबल गिवन होगी, आपसे पीओएस पूछ लिया जाएगा, या ट्रुथ टेबल गिवन होगी मिन टर्म पूछा जाएगा, या ट्रुथ टेबल गिवन होगी मैक्स टर्म पूछा जाएगा, है ना। ये 4 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, एसओपी, पीओएस, मिन टर्म और मैक्स टर्म। करो इसको। तो एसओपी में आपको याद क्या रखना है? आंसर इसका 3rd है, लेकिन आया कैसे जरा ध्यान दो। एसओपी का मतलब होता है मिन टर्म, और मिन टर्म का मतलब होता है 1, यानी जिसका आउटपुट 1 है उसी को कंसीडर किया जाएगा यहां पे। बोलो हाँ,
जिसका जिसका आउटपुट 1 है उसी को लेंगे, उसके इनपुट्स को लेंगे और ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, बस आ जाएगा आंसर। यानी 1 आउटपुट किसका किसका है, इसका 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 इसका। इसके इनपुट क्या है, 000 पहले वाले का, दूसरे वाले का क्या है 001 ना 010 है ना, दूसरा जिसका 1 है। तीसरे वाले का इनपुट क्या है 011, फिर क्या है 100 101 110, ये सबके इनपुट हैं। अब इन इनपुट्स के अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है, ये तो लिख लेंगे कैसे, 0 का मतलब होता है बार, तो जहां 0 है ये 0 ये 0 ये 0, यानी ये ABC है, क्या हो जाएगा A बार B बार C बार, A बार C बार, और 1 की जगह पे क्या आ जाएगा B बार नहीं, B और C, 0 की जगह पर A बार, तो 0 वाली जगह पर क्या आ जाएगा बार, और बाकी क्या हो जाएगा बिना बार। 0 की जगह पर क्या आ जाएगा बार और बाकी जगह बिना बार, 0 की जगह पर क्या आ जाएगा बार और बाकी जगह पर बिना बार के, हो गया। बस प्लेस कर दो इनको साथ में लिखकर, है ना, दैट इज योर आंसर। तो आंसर क्या बनेगा एसओपी में, A बार B बार C बार प्लस A बार B C बार प्लस A बार B C प्लस A B बार C प्लस A B C बार, इन सबको प्लस कर दो, बस दैट इज एसओपी, हो गया आपका आंसर। हो गए 80 क्वेश्चंस। कितना स्कोर किया आउट ऑफ 80, कौन बताएगा पड़ोसी, जल्दी से बताओ। और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 81। बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्या है क्वेश्चन, द सेल रेफरेंस $9 इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग इन MS Excel 2024। सेल संदर्भ $9 MS Excel 2024 के किस प्रकार की सेल रेफरेंसिंग का उदाहरण है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मिक्स्ड या सिंपल, या आता है बताएंगे नहीं, जल्दी से बताओ, गलत मत करना। कितने प्रकार की सेल रेफरेंसिंग होती है यह भी बताना। कैसा लगा आपको आज का सेशन, ऐसे ही आएगा पेपर, अगर कर पा रहे हैं तो मुबारक हो। बस इसी को परफॉर्म करना है, इसी को रिवीजन करना है इन अ बेटर वे। यस, सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और अगर बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, SI या प्रोग्रामर ग्रेड 2 जैसे एग्जाम्स को कैटर आउट करते हुए, तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर इन कोर्सेज से आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।